नमस्कार, मैं पुष्पा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग माइलस्टोन में। हम बात कर रहे थे विकास की अवधारणा, विकास की विशेषताओं के बारे में और लास्ट क्लास में हमने समझा था वृद्धि और विकास में अंतर के बारे में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में और जानेंगे कि अधिगम क्या होता है, शैशवावस्था की विशेषताएं और उनका अधिगम से क्या संबंध होता है, शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, बाल्यावस्था में शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं और उसका अधिगम से संबंध, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, किशोरावस्था की विशेषताएं और अधिगम से संबंध, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होता है। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं में पहली अवस्था आती है शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक चलती है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की अवधि तक चलती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और वयस्कावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक चलती है। परंपरागत और आधुनिक विद्वानों के अनुसार ये अवस्थाएं अलग अलग तरीके से बांटी गई हैं। आज के टाइम में इन्हीं अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। अच्छा, तो हम पहले जो है अधिगम के बारे में जानेंगे। अधिगम के बारे में जानेंगे उससे पहले कि हम किसी अवस्था के बारे में जाने कि उसमें अधिगम किस प्रकार से उसका संबंध होता है किसी अवस्था से, तो अधिगम को जान लेना हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। तो हम पहले अधिगम के बारे में बात करते हैं। जो अधिगम है उसका अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। सिंपल सिंपल बात है, अधिगम मीन्स टू लर्न, सीखना। और इसकी जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? जीवन पर्यंत होती है। कभी भी जो सीखना है वो रुकता नहीं है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अनुभव से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ हमेशा ही वो सीखता रहता है, तो कभी भी ये रुकती नहीं है। ऐसे ही जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि ज्ञान अर्जन और व्यवहार में परिवर्तन को दर्शाता है। अब अधिगम से क्या होता है? जब हम सीखते किसी भी चीज को, तो ज्ञान अर्जन होता है हमारा, किसी प्रकार का ज्ञान हमारे पास स्टोर हो जाता है और उससे क्या होता है? हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम क्या होता है? सर्वांगीण विकास और लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। बालक का जो सर्वांगीण विकास है वो अधिगम से बहुत प्रभावित होता है। जब वो कुछ कुछ चीजें सीखता रहता है तभी तो वो सर्वांगीण विकास अपना कर पाता है और तभी वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाता है। ऐसे ही जो अधिगम है उससे क्या होता है कि बाद में जब सीख लिया किसी चीज को, तो उससे स्वयं को समझने में और जो बाहर का जो विश्व है, संसार है, उसको समझने की योग्यता हमें प्रदान की जाती है अधिगम से। उससे हमें इजी हो जाता है कि हमें ये पता चल जाता है कि दुनिया में क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं, और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। वो सारी चीजों के बारे में जानता है। हम हमारे अंदर क्या है स्वयं के बारे में और दुनिया के बारे में वो समझ रखने लग जाता है। इसमें जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट रखा है वो है रटकर सीखने को अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जाता। रीजन, क्योंकि रटने से किसी भी तरह का कोई चेंज जो है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं आता। अधिगम का मतलब ही क्या होता है? स्थायी परिवर्तन से होता है। और ये स्थायी परिवर्तन आता कैसे है? अभ्यास और अनुभव से हमें ये स्थायी परिवर्तन मिलते हैं। Our next topic is, इसमें हमारा पॉइंट आता है फर्स्ट, प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक और मानसिक विकास जो है बच्चे का, उसमें बहुत तीव्रता देखने को मिलती है। और बाद में क्या होता है? लास्ट के जो 3 वर्ष होते हैं, क्योंकि शैशवावस्था की जो अवस्था है वो मैंने क्या बताई थी? जन्म से लेकर 6 वर्षों तक, जो कि आधुनिक विद्वानों के अनुसार अभी इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें क्या होता है? जो स्टार्टिंग के 3 साल है उसमें विकास की जो गति है वो बहुत तीव्र होती है। मेनली कौन सा विकास? शारीरिक और मानसिक विकास। और जो बाद के 3 वर्ष होते हैं उसमें जो ये गति है वो स्लो हो जाती है, धीमी पड़ती जाती है। और इसमें क्या होता है? बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है। जैसे आपने देखा होगा, बच्चे हैं, अगर उनको कोई भी सामान पकड़ा दो हाथ में, वो उसको तोड़ मरोड़ के देखेंगे, उसको वापस उसको तोड़ेंगे, फिर वापस जोड़ेंगे और हर एक चीज को लेके क्वेश्चनिंग करते हैं कि ये क्या है, ये कैसे है, ऐसा क्या है, ये यहाँ पे क्या रखा है, वहाँ क्या है। तो इस तरीके से उनके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं आसपास के वातावरण से लेकर। उनमें क्या होता है? नैतिकता का पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है। उसको बिल्कुल भी, बच्चे को शैशवावस्था में अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती है। कोई काम ऐसा जो गलत भी है, अगर उसको मना भी किया जाएगा, अगर उसको आनंद मिल रहा है, उस चीज में उसको खुशी मिल रही है, तो फिर भी वो उस काम को
करे बिना नहीं रहता है। क्यों? रीजन क्या होता है इसका? क्योंकि उसमें नैतिकता का अभाव है, अभी उसमें नैतिक विकास नहीं हुआ है। छोटा बच्चा जो है वो अपने अनुकरण से सीखता है, अपने आसपास के लोगों के अनुकरण से सीखता है, जो भी उसके माता पिता हैं और उसके रिश्तेदार हैं उसके साथ के, उनसे अनुकरण करता है। और कई बार क्या होता है, उनके व्यवहार का वो एज इट इज वो फॉलो नहीं कर पाता है, किसी भी चीज को अनुकरण नहीं कर पाता है, तो वो रोता है, चिल्लाता और एक्सप्रेस करता है कि वो नहीं कर पा रहा है। तो रोने और चिल्लाने के द्वारा क्या होता है, वो उसके अनुकरण ना कर पाने की जो उसकी परेशानी है वो उसको व्यक्त करता है। इसमें बच्चे का सामाजिक विकास होना शुरू हो जाता है कब? 4 से 5 वर्ष की आयु में बच्चा जो है सामाजिक विकास को शुरू कर देता है। कैसे? वो उसको खेलना ज्यादा पसंद होता है अपने उम्र के लोगों के साथ, अपने जो उसके एज के जो बच्चे हैं 2 से 5 साल के, उनके साथ उनको खेलना जो है बहुत पसंद होता है। और कई बार क्या होता है, अपने जो साथी है उनको वो रक्षा भी करते हैं, उनको डिफेंड भी करते हैं चीजों को लेके, और अपनी वस्तुओं को दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। उनमें शेयरिंग की जो नेचर है उनका वो स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई बच्चा अगर किसी चीज को लेके अगर दुखी है तो वो उसको सांत्वना देने की भी कोशिश करता है। हालांकि वो बहुत छोटा होता है लेकिन वो फिर भी ट्राई करता है कि वो उसको उस दिक से बाहर निकाल दे। तो इस तरीके का उसका जो विकास है, सामाजिक विकास, वो शुरू हो जाता है। और इसमें जो और विकास होता है, क्या बच्चे का जो विकास है वो अंतर्मुखी होता है। वो अपनी बहुत सारी भावनाएं जो हैं वो इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और उसके अलावा जो उसका सेंटर होता है वो खुद को सेंटर रखता है चीजों में। क्यों? क्योंकि अभी वो बाहर के जगत से इतना ज्यादा वो फेमिलियर नहीं हुआ है, बाहर की दुनिया को बहुत ज्यादा अभी नहीं जान पा रहा है, तो इसलिए उसका जो सेंटर होता है हर चीज में सेल्फ होता है उसका अपना। नेक्स्ट इसमें हम समझेंगे कि जो शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए, एक टीचर उनके विकास के लिए और किस प्रकार से उनकी सहायता कर सकता है। उनको उचित वातावरण प्रदान किया जा सकता है। उनको उचित वातावरण अगर प्रदान किया जाएगा तो वो क्या महसूस करेंगे? स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करेंगे खुद को, कि वो उस वातावरण में अच्छे से ढल सके और उस वातावरण का पूरा पूरा लाभ उठा के अपना विकास अच्छे से कर सके। सामाजिक विकास की भावना जो है उसके लिए अवसर देना चाहिए। अब सामाजिक विकास क्योंकि उस अवस्था में शुरू हो चुका होता है, तो बच्चे को जो है अपने आसपास के जो बच्चे हैं, उसके साथ के जो बच्चे हैं, उनसे खेलना मिलना जुलना बहुत पसंद होता है। तो इसलिए उसे ऐसे जो अवसर दिए जाने चाहिए ताकि जो उसका सामाजिक विकास है वो हो सके। हर छोटी छोटी बात को लेके बच्चे को मना नहीं किया जाना चाहिए कि उसे ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। अगर बच्चा खेल रहा है अपने एज के बच्चों के साथ तो उसको खेलने देना चाहिए, क्योंकि ये अवस्था बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसमें बच्चे का सामाजिक विकास बहुत हद तक हो जाता है। नेक्स्ट इसमें बच्चों को हम क्या कर सकते हैं, आत्म प्रदर्शन के अवसर दे सकते हैं। कई बार जो उनकी मूल प्रवृत्तियां होती है उनको दबा दिया जाता है। हमें ये लगता है कि बच्चा शैतानी कर रहा है, जबकि उसकी जो मूल प्रवृत्ति होती है उसको हम जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा उनको एनवायरनमेंट दें, हम उसको ऐसे अवसर दें कि बच्चा जो है अपने आप का आत्म प्रदर्शन कर सके, वो अपने जो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं उसको वो अच्छे से विकसित कर सके। नेक्स्ट इसमें हम बच्चों को सोचने व विचारने के लिए अवसर प्रदान करें। मतलब उनको अलग अलग तरीके से सोचने दिया जाए, उनकी बातों को ध्यान से सुने कि वो और किस तरीके से सोच सकता है या सोच रहा है। उनको हम अप्रिशिएट करें उनके थॉट्स को। तो इस तरीके से क्या होगा, बच्चा एनकरेज होगा तो वो और नए नए थिंकिंग उसकी जो सोचने की थिंकिंग पावर वो और डेवलप होगी। अगर कोई ऐसे उसकी सोच जो है वो ठीक नहीं होती है कई बार अपने वातावरण से प्रभावित होके, तो उनको वहीं पे ठीक करें कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे किया जाना चाहिए। और उनको मतलब और सोचने का अवसर दिया जाना चाहिए। किसी भी तरीके की कोई भी अपने थॉट जो है बच्चे पे थोपी नहीं जानी चाहिए। उनकी जो विचारों की स्वतंत्रता है उनको पूरी तरीके से दी जानी चाहिए। नेक्स्ट उसको क्या होता है कि बच्चा जो बहुत छोटी एज में होता है तो उनको परियों की कहानियां और ये सारी कहानियों से वो वास्तविकता से बहुत दूर हटता चला जाता है। जो मॉन्टेसरी पद्धति है जो पढ़ाई की, उसमें क्या है कि बच्चों के लिए परियों की कहानियों को स्थान ही नहीं दिया गया। उनका मानना ये है कि बच्चा जो है वो रियलिटी से बहुत दूर चला जाता है, और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उनको वास्तविकता के निकट ही रखें, हमेशा उनको रियलिटी को फेस करा के रखें कि जीवन की वास्तविकता क्या है।
बच्चे में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए हम बहुत सारी कहानियों का संग्रह अपनी शिक्षा की पुस्तकों में कर सकते हैं। अपने पाठ्यक्रम में हम रख सकते हैं अपने सिलेबस में, कि बच्चों को बहुत सारी स्टोरीज मिलने को मिले, और जो भी बच्चा चैप्टर सीखे वो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें डायग्राम्स का इस्तेमाल किया जाए। आपने देखा भी होगा कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टार्टिंग से ही बहुत सारी पिक्चर्स के थ्रू ही सिखाया जाता है, अलग अलग पिक्चर्स डायग्राम बना बना के उनको सिखाए जाते हैं। बहुत सारे तरीके के जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उनसे उनको सिखाया जाता है, तो बच्चे को इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में और वो बहुत आसानी से चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं। और उनको खेल खेल में शिक्षा दी जानी चाहिए उनको, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सीरियस मोड में पढ़ाएंगे तो बच्चे का तो मन बहुत चंचल होता है, तो वो अपना ध्यान अपना कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक टीचर जब पढ़ाता है, बहुत छोटे बच्चे हैं ये, माता पिता भी जब बच्चों को घर में पढ़ाते हैं तो उनका अटेंशन पढ़ाई की तरफ जो सिखा रहे हैं उसकी तरफ रहना, लेके आना बहुत ही मुश्किल काम लगता है कई बार। क्यों? क्योंकि बच्चे का मन बहुत चंचल होता है, वो भागता ही रहता है, वो इधर उधर कुछ ना कुछ चीजों में वो एंगेज रहेगा। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि कुछ भी उनको सिखाए तो हम उनको खेल खेल में सिखाएं। नेक्स्ट टॉपिक है बाल्यावस्था की विशेषताएं और बाल्यावस्था का अधिगम से संबंध क्या होता है। अब बाल्यावस्था को दो चरणों में विभाजित किया गया है। दो चरण कौन से हैं इनके? प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण में क्या होता है, 6 वर्ष से लेके 9 वर्ष की अवस्था आती है। जब बच्चा 6 वर्ष का है और उससे लेके 9 वर्ष तक, यानी शुरू की 3 साल, और द्वितीय चरण में 9 से 12 वर्ष की अवस्था आती है। जो पहले क्या होता है, स्टार्टिंग के 3 साल में बच्चे की लंबाई और भार में वृद्धि देखने को मिलती है। और उसके बाद 9 साल के बाद जो मेजर चेंजेस आते हैं बच्चे में, वो क्या होते हैं कि उसकी चिंतन और तर्क शक्ति का विकास हो जाता है और पढ़ाई में उसकी रुचि उत्पन्न होने लगती है। जो भी वो पढ़ रहा है, अपने आसपास के वातावरण में देख रहा है, उससे वो सीखने का प्रयास करता है। हर चीज के पीछे उसकी थिंकिंग पावर काम कर रही होती है, उसका लॉजिक पावर काम कर रहा होता है। हर चीज को वो लॉजिक से समझने का कोशिश करता है कि ये कैसे है और क्यों है। इस तरीके से वो सीखने का उसको प्रयास करता है। अब बच्चा जो है, नेक्स्ट में क्या होता है कि बच्चा अपना कल्पना जगत से बाहर आ चुका होता है और वास्तविक जीवन से अपना संबंध बनाना शुरू कर चुका होता है। उसको पता लग चुका होता है कि जितने भी वो कहानियों में सुने गए जो उसका कल्पना है, वो अपने ही जो दीवा स्वप्न में खोया रहता था, मतलब अपने ही दुनिया में रहता था, उससे वो बाहर निकल चुका होता है। उसको ये पता लग जाता है कि वास्तविक जगत कैसा है, क्यों है, हर एक चीज के पीछे वो कारण जानने का प्रयास करता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है। नेक्स्ट आता है इसमें चेंज, रुचि में उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। रुचि में निरंतर परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि बच्चा जो है उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन जो है वो स्थायी नहीं होता। वातावरण में जो परिवर्तन आते हैं उसके साथ जो परिवर्तन है उसके अंदर का रुचि का, वो चेंज होता रहता है। जैसे ही वातावरण बदला उसकी रुचि बदल जाती है। ऐसे ही उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। पहले में भी जिज्ञासा थी, लेकिन पहले में जिज्ञासा में जो प्रश्न पूछता था बच्चा वो बहुत सिंपल रहता था, खिलौनों को तोड़ के जोड़ के वापस देख लेना, और अगर कुछ क्वेश्चन भी कर रहा है तो ये क्या है और ये कैसे है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता था। अब बच्चा क्या और कैसे के क्वेश्चन नहीं करेगा, वो कैसे क्वेश्चन करता है, हर चीज के पीछे रीजन जानता है, क्योंकि उसकी थिंकिंग पावर और उसकी लॉजिकल पावर जो है वो बिल्ड होने स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए वो क्वेश्चन करता है कि ये क्यों है, हर एक चीज के पीछे उसका वो क्यों लगाता है कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो इस तरीके के उसके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इसमें होता है हमारा बच्चे के ऊपर अपना, बच्चा जो है वो संवेगों पर अधिकार पा लेता है, उस पर नियंत्रण पा लेता है। अगर उसके अंदर कुछ ऐसे इमोशंस चल रहे होते हैं जो उसको पता है कि उसके बड़े लोगों को पसंद नहीं है, अगर कोई ऐसा व्यवहार अगर वो कर दे, कोई भी ऐसी चीज अगर कर दे जो उसके बड़े लोगों को, उसके माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, तो उस चीज को वो वहीं रोक देता है। और इसी से हमें पता लगता है कि जो बच्चा है वो अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख चुका है या सीखने का प्रयास करने लगा है। उसका अपने संवेगों पर अधिकार हो जाता है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखता है। इसमें बच्चों में इस अवस्था में बहुत ज्यादा संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। संग्रह करना, कलेक्शन कर करके रखना चीजों का। जैसे आपने भी अपने बचपन में बहुत सारी चीजें जमा की होंगी, जैसे कंचे होते हैं, टिकट्स होती हैं, डॉल्स इकट्ठी करने का शौक होता है कुछ जो गर्ल्स होती हैं छोटी छोटी, उनको बहुत सारे डॉल्स हो गए, खिलौने हो गए अलग अलग तरीके के, बहुत सारी पिक्चर्स इकट्ठे करके रखना। तो इस तरीके से चीजों को इकट्ठे करके रखने का जो उनका
प्रवृत्ति बन जाती है उस समय में। ऐसे ही जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसमें बच्चा बहुत ही क्रिएटिव होता है, उसको नए नए तरीकों से काम करना बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी बाहरी दुनिया में अगर कोई काम करेगा तो जैसे वो गार्डनिंग करना पसंद करेगा, या फिर अपने औजारों का इस्तेमाल करके कुछ कुछ नई नई चीजें बनाता रहता है, कुछ कुछ नया बनाने का ट्राई करता है। और जो लड़कियां जो है घर में, कई बार ऐसी चीजों में देखने में आती है, उनका इंटरेस्ट आता है कुछ नया, कुछ स्टिच करना, कुछ कढ़ाई बुनाई से रिलेटेड कुछ करना। तो इस तरीके से उनमें क्रिएटिविटी उनकी डेवलप होती है। नेक्स्ट आता है, इसमें बच्चे का जो विकास है वो बहिर्मुखी होता है। बहिर्मुखी होने का रीजन क्या होता है, बच्चा क्या है, बाहरी जगत से कनेक्ट करने लग गया चीजों को, क्योंकि वो अपनी बाहरी दुनिया से परिचित होने लग गया है, वास्तविक जीवन से संबंध बिठाने लग गया है। तो उसका जो विकास है वो भी बहिर्मुखी हो जाता है, बाहर की चीजों को जानने के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है, वो अपने आप को भी एक्सप्रेस वो करने लग जाता है काफी हद तक। इसके बाद समझेंगे कि अब बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार से रहता है। बाल्यावस्था में जो है, बालक की रुचि के अनुसार पाठ्य विषय और शिक्षण विधि में परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि बच्चे की जो रुचि है वो बार बार चेंज हो रही है, जैसे हमने भी डिस्कस किया। तो बच्चे की जो रुचि बार बार चेंज हो रही है, तो उसको सेटिस्फाई करने वाली होनी चाहिए। ऐसे टीचिंग मेथड्स होने चाहिए जो बच्चे में इंटरेस्ट को और डेवलप करे, ना कि उसकी चीजों को और बोरिंग बनाती चले जाएं। तो इसमें हम अलग अलग तरीके के हम सब्जेक्ट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे की रुचि अलग अलग होती है, तो इसलिए हमें डिफरेंट काइंड के सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स हमें लेने चाहिए। नेक्स्ट हमारा है इसमें कि कठोर अनुशासन बच्चों को पसंद नहीं होता है। उनको अगर कोई चीज डांट डपट के अगर समझाए ना हम, उनमें अलग से अगर उनको पनिशमेंट दे तो वो नहीं समझते हैं। वहीं अगर टीचर ऐसी एज में जो पढ़ाते होंगे, जो टीचर हैं बाय प्रोफेशन, अगर ट्यूशन भी देते हैं, तो उनको आइडिया होगा जिन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, कि जो इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, उनको आप बहुत ज्यादा डांट के नहीं रख सकते। अगर आप उनको बहुत डांटेंगे तो उनका कंसंट्रेशन वो पढ़ाई में वो लगाएगा ही नहीं, उसका जो ये रहेगा ना, वो कहीं ना कहीं वो हीन भावना का शिकार होता रहेगा पीछे से, कि मतलब उसको डांट पड़ रही है, तो उसको इसलिए उसको डांटने के बजाय सौहार्दपूर्ण तरीके से, मैत्रीपूर्ण तरीके से, प्यार से अगर समझाया जाए तो बच्चा वो बहुत आसानी से सीख जाता है। कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं होती। अगर कोई कुछ गलत काम भी कर रहा हो तो अगर उसको प्यार से समझा दिया जाए तो वो इस अवस्था में बहुत आसानी से मान लेता है। तो कुछ ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं होती कि उनको कोई कठोर अनुशासन दिया जाए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होता है। अब इसमें जो संवेगों का विकास है वो बहुत अच्छे से होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चा बच्चा अपने संवेगों को प्रदर्शित करने लग जाता है, क्योंकि इसमें हमने पहले क्या पॉइंट डिस्कस किया था कि बच्चा जो है अपने विकास संवेग पर नियंत्रण पाना स्टार्ट कर देता है, उस पर अधिकार रखने लग जाता है कि उसको किस प्रकार के संवेग उसको कब प्रदर्शित करने हैं, और कौन से संवेग जो है वो उसको नुकसान में डाल सकते हैं। उसको उसके जो बड़े हैं उनसे डांट सुननी पड़ सकती है, उनके बड़ों को पसंद नहीं आई। इस अवस्था में क्या होता है कि जो भाषा में बच्चे की अधिक रुचि होती है, वो नए नए वर्ड्स को पकड़ने लग जाता है, उसकी वेकेबुलरी बहुत स्ट्रांग होने लग जाती है, वो सेंटेंस नए तरीके से बनाना सीखने में रुचि लेने लग जाता है। तो इसलिए एक टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि उसको जो भाषा का विकास हो वो बहुत अच्छे से हो, उसमें ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चे का भाषा है उसमें बच्चा बहुत अच्छे से नए नए शब्दों को सीख सके, नए तरीके से अपने बातों को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि भाषा के विकास से बच्चे के व्यक्तित्व पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और एक उसके चरित्र के निर्माण में भी भाषा का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण रोल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति को तुष्ट करना। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे में जो जिज्ञासा आए, क्योंकि बच्चा जो है वो क्वेश्चन बहुत सिंपल नहीं होते हैं, उसके हर एक चीज के पीछे वो कारण और रीजन जानने का प्रयास करता है। तो इसलिए जिज्ञासा की प्रवृत्ति की उसकी जो है उसको तुष्ट करना चाहिए। हर एक प्रकार से टीचर को कोशिश करना चाहिए कि बच्चे के मन में जो भी क्वेश्चन उठ रहा है किसी भी टॉपिक को लेके, उसको वो अच्छे से समझाए। नेक्स्ट इज किलपैट्रिक के अनुसार वो बताते हैं कि ये प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल होता है। अब इसमें बच्चे में आपस में ही क्या होता है, प्रतिद्वंद उसमें चलते रहते हैं। आसपास के लोगों के साथ ही वो कुछ ना कुछ उसको नेगेटिव फीलिंग्स आने स्टार्ट हो जाती है। तो जो स्कूल है, अब स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी उसका ऐसा विकास बच्चे का जो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने का पूरा पूरा प्रयास करे। ये जो जिम्मेदारी है वो एक स्कूल की और एक टीचर की होती है। तो स्कूल को एक ऐसी ऐसी क्रियाओं का संगठन करना चाहिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करानी चाहिए स्कूल में जिनमें बच्चा पार्टिसिपेट करे,
और पार्टिसिपेशन से उसमें क्या चेंजेस हो, बच्चे में डिसिप्लिन आ जाए, सेल्फ कंट्रोल कर सके, वो अनुशासन और आत्मनियंत्रण जैसे उसके अंदर गुण विकसित हो। अगर उसके साथ अगर किसी के साथ वो प्रतिस्पर्धा करना भी चाहता है तो वो अनुकूल प्रतिस्पर्धा हो, ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसमें अगर वो हार भी जाए तो उस हार को वो नेगेटिवली ना लेके वो पॉजिटिव वे में लेके जाए, एक एक दूसरे को सहयोग करते हुए चले और सहानुभूति रखें। तो इस तरीके से शिक्षा का स्वरूप बाल्यावस्था में होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है किशोरावस्था की विशेषताएं और उसका अधिगम से क्या संबंध होता है। किशोरावस्था की ये जो अवस्था है वो 12 से 18 वर्ष की होती है। इसको तूफान काल कहा जाता है और इसमें क्या होता है, क्रांतिकारी मानसिक और सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं इसमें। मतलब बहुत ही अलग ही एक लेवल पे इनका मानसिक और सामाजिक परिवर्तन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसमें बच्चों के संवेगात्मक परिवर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों के बहुत जल्दी ये किसी भी चीज़ को कहीं भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई अवसर है तो बच्चा या तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करता है या बहुत ज़्यादा लो फील करता है। तो उनमें बहुत सडन चेंजेस होते हैं इनके इमोशनल में किशोरावस्था के दौरान। शारीरिक विकास में भी बहुत ज़्यादा तीव्रता देखने को मिलती है। जो लड़के और लड़कियां हैं दोनों में ही बहुत ही अलग अलग तरह के चेंजेस इसमें आने स्टार्ट हो जाते हैं। मस्तिष्क का जो विकास है वो सभी दिशाओं में होने लग जाता है, हर एक दिशा में उसका जो मस्तिष्क है वो विकसित होना शुरू हो जाता है। जैसे उसके जो मस्तिष्क के जो गुण हैं, जैसे कल्पना करना और जो दिन में जो सपने देखना, उसकी बहुलता काफी बढ़ जाती है और बुद्धि का अधिकतम विकास उसका होने लग जाता है। सोचने समझने की उसकी शक्ति, उसकी तर्क शक्ति और विरोधी जो मानसिकता होती है उसकी बुद्धि की, वो सभी डेवलप होने स्टार्ट हो जाती है बहुत अच्छे से और बहुत तीव्र गति से इसमें सारे के सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जो इनका समूह होता है वो इनको बहुत प्रिय होता है, इवन इतना ज़्यादा अच्छा लगता है उनको कि अगर उनके माता पिता या उनकी अगर टीचर्स अगर उनको कोई एडवाइस कर भी रहे हैं तो अगर उनका पीयर ग्रुप अगर कुछ अलग एडवाइस कर रहा है तो अपने पीयर ग्रुप का ही मानेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल का। और वो माता पिता की एडवाइस और अपने अध्यापक की जो सलाह है उसको भी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, जो उनके फ्रेंड सर्कल का जो रहता है उसको ही वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, सर्वोपरि मानते हैं। संवेगों में की जो है प्रबलता बहुत तीव्र होती है, इनके जो संवेग है बहुत तीव्र होते हैं, मतलब सडन ही इनमें इमोशनल चेंज हमें देखने को मिलता है क्योंकि जो संवेगात्मक परिवर्तन है वो बहुत ही तेज गति से इनमें होते हैं। इनमें नैतिक भावना का विकास भी होना शुरू हो जाता है। अब नैतिक भावना का विकास में क्या होता है बच्चे का, वो सही गलत की पहचान करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसकी वो समझ बनानी शुरू कर चुका होता है। और कोई भी ऐसी चीज जो उसके विकास को प्रभावित कर सकती है उसके बारे में भी वो थोड़ा सजग हो जाता है। तो सब एक तरह से क्या होता है कि वो समाज के लिए वो तैयार होना शुरू हो चुका होता है, क्योंकि जब बच्चा किशोरावस्था में कदम रखता है तो वो कहीं ना कहीं परिपक्वता की ओर बढ़ना शुरू हो चुका होता है। और ये परिपक्वता कैसी होती है, जो उसको एक समाज के लिए उत्तरदायी व्यक्ति बनाती है। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति के बढ़ने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चा अपराध की प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हो जाए। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उनका मार्गदर्शन बार बार करते रहें अच्छे से, ताकि वो इस तरीके से अपराध की जो उनकी प्रवृत्ति है उसकी ओर उन्मुख ना हो। तो इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना होता है। देखते हैं डिटेल में कि किशोरावस्था में हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं कि इसका शिक्षा का स्वरूप जो किशोरावस्था के अनुकूल हो सके। बच्चों के रुचि, दृष्टिकोण, रुझान और योग्यताओं के अनुरूप जो है हमें पाठ्यक्रम सेट करना चाहिए, ताकि उनके जो मानसिक विकास है वो सर्वोत्तम गति से हो सके और अधिकतम उनका मानसिक विकास हो सके। उनमें उत्तम सामाजिक व्यवहार और संबंधों के पाठ सिखाना, उनको सामाजिक व्यवहार किस प्रकार से करना है किसी के साथ और आपसी संबंध कैसे होने चाहिए, इनके बारे में हमें उनको पढ़ाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। उनको उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यभार हमें सौंपने चाहिए, क्योंकि ऐसी जो जो अवस्था होती है इसमें बच्चा क्या चाहता है कि वो उसकी एक अलग पहचान हो, उसको सब जाने। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा कई बार गलत काम भी कर बैठता है, तो इसलिए उसको नेगेटिव डायरेक्शन में जाने से रोकने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए कि जितने भी उसके स्टूडेंट हैं उनको एक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंप दिया जाना चाहिए, किसी न किसी प्रकार की उनको जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, जिससे बच्चा उसकी इम्पोर्टेंस को समझेगा और उसको लगेगा कि हाँ उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
टाइम टू टाइम उनका जो है गाइडेंस उनकी होती रहनी चाहिए, चीज़ों को लेके उनका उचित मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो सही गलत की समझ पैदा कर सकेगा कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत है, सही गलत के अंतर को जान सकेगा, उनमें भेद कर सकेगा। सहयोगी क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। सहयोगी क्रियाएं जो उसके विकास में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती है सकारात्मक रूप से, तो ऐसी जो क्रियाएं हैं उनको कराया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है ऐसे में बहुत ही उसका जो संवेग है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली कैसे भी डायरेक्ट हो सकते हैं। तो इसलिए अगर ऐसी क्रियाएं शामिल की जाएंगी उनके पाठ्यक्रम में, जो कला विज्ञान साहित्य संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ी हुई होंगी, तो बच्चा जो है ऐसी क्रियाओं में पार्टिसिपेट करके जो उनका संवेग है उनको सही डायरेक्शन में लेके जा सकेगा और उनको इमोशनली चीज़ों से कनेक्ट हो सकेगा। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम इसमें कि पाठ्यक्रम में किशोरों की व्यक्तिगत मांगों को पूरा करें। ऐसे टॉपिक्स हम रखें, हमारा पाठ्यक्रम ऐसा हो, ऐसी उसमें विषय वस्तु हो कि बच्चे का जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसकी व्यक्तिगत मांगे हैं इंडिविजुअल की, वो पूरी हो सके। आज का हमारा लास्ट पॉइंट है समझने के लिए कि बच्चों को उनकी उपयोगिता का अनुभव कराना चाहिए कि वो कितने उपयोगी हैं, उनके अंदर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं, तो टीचर को कुछ हमेशा ही कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो बच्चा है, प्रत्येक जो उसका विद्यार्थी है, उसके अंदर अपनी उपयोगिता का अनुभव उसको हो कि उसका जीवन कितना उपयोगी है और वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकता है और अपने जीवन को किसी अच्छे काम में इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि ये जो भावना होती है इस अवस्था में, निराशा की भावना, ये बहुत जल्दी बच्चे के अंदर आ जाती है और जब बच्चा निराश होता है तो यही उसका कुछ आपराधिक कदम उठाने में उसके लिए सबसे बड़ा कारण बनता है कि बच्चा निराशा में जाके कोई ऐसे कदम उठाता है कि वो अपराध की प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाता है और उससे बाहर निकलना उसका बहुत मुश्किल होता है। तो अगर उसको अपनी इम्पोर्टेंस पता है तो वो सही एसोसिएशन में जाएगा, वो उस चीज़ को और इम्प्रूव करने में ध्यान लगाएगा, तो इससे वो हमेशा ही सही डायरेक्शन में जाता रहेगा, क्योंकि वो अपनी टैलेंट को वैल्यू करने लग गया है, खुद को वैल्यू करने लग गया है। तो आज के ये हमारे टॉपिक्स थे जो हमने पढ़े। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी तक आपको जो भी पढ़ाया है और समझाया है उसमें का किसी भी तरीके का कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन अभी भी रह गया है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट वीडियो अपडेट। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।